हेलो नमस्कार, मैं रितिका सुविरा हॉस्पिटल से। आज हेल्थ टॉक में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह पूनिया, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं सुविरा हॉस्पिटल में। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कुछ कॉमन यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में। सर, किडनी स्टोन जो कि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो किडनी स्टोन क्या है बेसिकली? व्हाट इज़ किडनी स्टोन? किडनी स्टोन नॉर्मली क्या होता है कि शरीर में वाटर इनटेक की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण जैसे मिनरल और साल्ट क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और उसके कारण किडनी में स्टोन बन जाता है। बेसिकली ये मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी के कारण बनते हैं, जिसके कारण किडनी में स्टोन आप बन जाते हैं। तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली क्या होता है, स्टोन बनता है इसलिए बनता है कि ये जो मिनरल और सॉल्ट है ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं किडनी में और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो अपन को इनको क्रिस्टलाइज होने से प्रिवेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक तो फ्लूइड इंटेक इंक्रीज करना पड़ता है। सोडियम इंटेक जैसे नॉर्मली 2 ग्राम पर डे लेते हैं तो उससे कम लेना होता है। एनिमल प्रोटीन का इंटेक है वो रिड्यूस करना पड़ता है। ऑक्जेलेटरी फूड जैसे नट्स, पालक, ये सब अपनी डाइट में कम करना पड़ता है। और लिक्विड इंटेक 2 से 3 लीटर पर डे अपने को नॉर्मली लेना चाहिए। तो सर, क्या इसका सोल्यूशन हमेशा सर्जरी ही है या ये ऑटोमेटिकली नेचुरली भी पास ऑन कर जाते हैं? देखो, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करता है साइज ऑफ स्टोन। जैसे अगर छोटा स्टोन हो, 4 to 6 mm का स्टोन हो, तो नियर अबाउट 80 to 90% ये स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास हो जाते हैं। अपने को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जैसे पेन किलर दे दो, एल्कलाइजर दे दो या एक अल्फा ब्लॉकर दे दो, जिससे ये निकल जाते हैं। 6 mm से बड़ा स्टोन होता है, जैसे 6 to 8 mm, तो उसमें करीबन 30 to 40% चांस होता है स्टोन निकलने का। लेकिन उससे अगर बड़ा स्टोन है, जैसे 10 mm का है, किडनी में है, यूरेटर में अटका हुआ है, सीवियर पेन है और उसके कारण साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो रहे हैं, जैसे फीवर हो रहा है या परसिस्टेंट पेन हो रहा है या किडनी डैमेज हो रही है या क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरवेंशन ज़रूरी है। और उसके लिए क्या है कि आजकल लेज़र की पद्धति है, जिसके कारण अपन दूरबीन से ऑपरेट कर पाते हैं और मिनिमम पेन होता है, मिनिमम हॉस्पिटल स्टे और नो ब्लीडिंग होती है। ओके, सो आजकल का कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत बाद में पता चला किडनी स्टोन, जब स्टोन का साइज़ बढ़ गया, तो कैसे हमें पता चल सकता है पहले? नॉर्मली क्या है, स्टोन के सिम्टम टिपिकली होते हैं। जैसे स्टोन के कारण नॉर्मली पेन होता है फ्लैंक में, यानी पीछे कमर की तरफ से, और उसी तरफ रेडिएट होकर लोअर एब्डोमेन की तरफ जाता है। पेन सीवियर होता है और डिहाइड्रेशन के कारण होता है। नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग जैसे 3-4 बजे के करीब होता है ये पेन, डिहाइड्रेशन के कारण। और पेन के साथ एसोसिएट होता है नोजिया, जैसे नोजिएटिंग सेंसेशन लगता है, वोमिटिंग आ जाती है, तो ये कॉमन इसके साथ होता है। अगर कई बार स्टोन पास होता है, मूवमेंट होता है, तो यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। और लंबे टाइम से है तो फिर फीवर हो जाता है या परसिस्टेंट पेन हो जाता है। तो ये नॉर्मल सिम्टम रहते हैं इसके। सो यूरिन में ब्लड आना, क्या एक्चुअली ये सीरियस इसका कॉज यूरिन है? में ब्लड आना बेसिकली डिपेंड करता है एज ऑफ द पेशेंट पे। मोस्ट कॉमन रीज़न तो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो गया तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। कई बार स्टोन पास होते हैं उसके कारण भी ब्लड आता है, या किडनी स्टोन और यूरेट्रिक स्टोन या ब्लैडर स्टोन के कारण हो सकता है। ओल्ड एज में ये कैंसर का भी एक कारण हो सकता है कि ये कैंसर पहले इसी सिम्टम से प्रेजेंट होता है, जैसे किडनी के कैंसर में ब्लड आता है, प्रोस्टेट में आ जाता है, ब्लैडर में आता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, यूरिन की जांच करवानी चाहिए और सोनोग्राफी करवानी चाहिए। उससे इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आगे अपने को क्या करना है और इसका क्या कारण है। ओके, सो यूरिन में ब्लड आना क्या एक सीरियस कंडीशन को इंडिकेट करता है? हाँ, बिल्कुल सीरियस कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर किडनी कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएट रिक्वायर्ड है। या फिर स्टोन है, अटका हुआ है, जिसके कारण मूवमेंट के कारण है, हिमेचूरिया हुआ है या यूरिन में ब्लड आया है, तो उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना चाहिए। और ये एक इंडिकेशन है कि आप स्पेसिफिक यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाएं अगर यूरिन में ब्लड आया है। और सर, आजकल देखा गया है मेल्स में इनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है।
सो क्या है ये, क्या इसके सिम्टम्स हैं? मेनली क्या है कि ये प्रोस्टेट सब में होता है, हर मेल पर्सन में प्रोस्टेट होता है, लेकिन इसके सिम्टम डेवलप होते हैं 45 ईयर एज के बाद में। इसके कारण क्या, प्रोस्टेट इनलार्ज होने लग जाता है और प्रोस्टेट के कारण सिम्टम होते हैं। दो तरीके के ये सिम्टम रहते हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं कि रुकावट वाले सिम्टम, जैसे यूरिन में जोर लगाना, रुक रुक के आना और पेशाब करने के बाद में ऐसे लगना है कि पूरा यूरिन खाली नहीं होता। दूसरे तरह के होते हैं फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आना, रात को ज़्यादा यूरिन आना, कई बार कंट्रोल भी नहीं होना। तो ये दो तरीके के इसके सिम्टम होते हैं जिससे पता चलता है। और हम नॉर्मली क्या है कि 45 के बाद में हर मेल पेशेंट का सीरम PSA करवाते हैं, क्योंकि कई बार अपन ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल एज के साथ इलाज है, लेकिन इसमें कई बार कैंसर भी डेवलप हो जाता है। तो एक तरीके से स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर PSA बढ़ा हुआ है तो कैंसर की संभावना है, तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो क्या आप ये सजेस्ट करते हैं फॉर एवरी मेल कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद ये टेस्ट करवाए जाएं? नॉर्मली 45 साल के बाद में सीरम PSA एक बार करवाना ही चाहिए। उससे अपने को बेसिक स्क्रीनिंग हो जाएगी, इससे प्रोस्टेट का आइडिया लग जाएगा। सो इसका सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? प्रोस्टेट मैनेजमेंट में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट है। 80 to 90% पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। जैसे कोई पानी ज़्यादा पी रहा है रात के टाइम, या कॉफ़ी ले रहा है, चाय ले रहा है, तो उसके वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, रात को बार बार यूरिन आएगा। तो ऐसे में एक कॉफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर दो, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर दो, डाइटोट टाइप की टैबलेट ले रहा है डायूरेटिक, तो वो स्टॉप कर दो। फिर अल्फा ब्लॉकर आते हैं जो कि ब्लैडर नेक को रिलैक्स करते हैं, जिससे यूरिन स्पीड से आता है, पूरा खाली हो जाता है और बार बार यूरिन भी नहीं आता। तो मेडिकल मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है। और साथ में अगर प्रोस्टेट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए एंटी एंड्रोजन होते हैं, जिससे कि 6 मंथ में अबाउट 20 to 30% साइज रिडक्शन हो जाता है प्रोस्टेट का। फिर भी अगर परसिस्टेंट सिम्टम है, मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहे या सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, जैसे हेमेचूरिया हो रहा है, किडनी में डैमेज हो रहा है, या फिर क्रेटिनिन बढ़ गया है, स्टोन बन गए हैं, बार बार ब्लड आ रहा है, बार बार इन्फेक्शन, तो ऐसी कंडीशन पे हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जिसमें कि कॉमनली आजकल लेज़र से ऑपरेशन करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट पूरा निकाल देते हैं और रिकरेंस के चांस भी नहीं होते, कॉम्प्लिकेशन भी कम होती है। 1 से 2 दिन में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सर इसमें ट्रेडिशनल सर्जरी की अप्रोच ज़्यादा है अच्छी, या जो आजकल लेज़र चल रहा है सर्जरी में वो प्रेफर करेंगे आप? इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल सर्जरी थी TURP, उसकी फैसिलिटी अभी इंडिया में सब जगह अवेलेबल है, इसलिए कॉमनली लोग वो ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी उसकी कम है। लेकिन एडवांस टेक्निक में लेज़र आता है, जिसमें कि अपन पूरा प्रोस्टेट निकाल देते हैं, ब्लीडिंग मिनिमल होती है, 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं और रिकरेंस नहीं होता। जैसे नॉर्मली TURP करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। बड़ा प्रोस्टेट है 100 ग्राम से ज़्यादा, तो वो नहीं कर सकते, 2 स्टेज में करते हैं और बाद में हॉस्पिटल में स्टे भी उसका लंबा हो जाता है। तो बेटर तो यही है कि लेज़र से निकालना चाहिए। होले जहाँ भी फैसिलिटी है वो अगर आप करवा सकते हैं तो वही करवाना चाहिए। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन भी था, आई डोंट नो इज इट अ मिथ और अ फैक्ट, क्या ये सिचुएशन जेनेटिक भी हो सकती है? प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक हो सकता है। प्रोस्टेटिक कैंसर फैमिलियल होता है, उसके लिए अभी इतने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन ये फैमिलीज में रन करता है। जैसे फादर में होता है कई बार, तो उसकी फैमिली में किसी को भी हो सकता है। संभावना नॉर्मल के बजाय ज़्यादा है, तो इसीलिए हम नॉर्मली 45 ईयर ऑफ एज पे एडवाइज ही करते हैं सीरम PSA करवाना। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? नॉर्मली क्या है कि कॉमन प्रॉब्लम है स्टोन डिजीज़, तो हमेशा हाइड्रेटेड रहे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें, एनिमल प्रोटीन कम से कम लें, सोडियम की मात्रा फूड में कम करें, और ऑक्जेलेट रिच फूड जैसे पालक, नट्स और ये कम से कम लें, और स्टे हाइड्रेटेड रहे, जिससे स्टोन के चांस कम से कम रहे। ओके, थैंक यू सर। सर की इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहूँगी, ऐसी कॉमन कंडीशंस के बारे में कभी हम इग्नोर कर देते हैं, कभी हमें सिम्टम्स के बारे में पता नहीं होता, तो सर की इस जानकारी से हमारे ज़रूर हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और अगर फिर भी आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होती तो आप जल्द ही अपने नियर बाय हॉस्पिटल से संपर्क करें। धन्यवाद।